जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज ये हमारा जो पेपर है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 17 नवंबर 2021 में जो पेपर पूछा गया था उसके फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी के आधार पर पिछले साल 25 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। आप ऐसे बैठे ना रहें, मुझे पता है कि आप ऐसे ही देख रहे हैं इसे। आप मेरे साथ इसे साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे आप। देखिएगा, A shopkeeper buys a table fan marked at rupees 2,600 on 18% discount. He marked it for rupees 2,800 and allowed 15% discount. How much does he earn? यानी कि एक दुकानदार 18% छूट पर 2680 अंकित छूट पर अंकित एक टेबल फैन खरीदता है। कितने पर खरीद रहा है जी? 2680 रुपये में एक टेबल फैन खरीदता है। उससे उसने क्या किया? 2800 चिन्हित किया, यानी माइड प्राइस 2800 किया और छूट कितना दे दिया? तो छूट दे देता है वह कितने का? तो 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो पूछा गया कि वह कितना कमाता है। आप जरा बताइए, वस्तु था कितने का? 2680 रुपये का। 18% की अगर छूट दे दे, कितने परसेंट की छूट? अगर 18% की छूट दे दे तो क्या ये इससे 82% 82% पर बेचेगा? कितने परसेंट पर बेचेगा जी? 82% पर बेचेगा। वस्तु कितने का था सर? वस्तु था 2600 रुपये का। तो सर 2600 रुपये का हम क्या करेंगे? 2600 रुपये का हम निकालेंगे 82%। इस 2600 रुपये का क्या निकालेंगे? 82% निकालेंगे, 82/100। तो आप जरा बताइए, 00 से 00 कैंसिल आउट, 26 को 82 से मल्टीप्लाई करें तो 2 छक्के 12, 1 2 दूना 4 और 8 छक्के 48, 48 और 4 52, 52 और 1 53 का 3 5, 8 दूना 16 और 5 21। ये कितना होगा टोटल? 2132 रुपये हो चुका है। ये इतने में इसे खरीद कर लाया। कितने में खरीद कर लाया? ये खरीद कर लाया है सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो है 2132 रुपये। अब इसे क्या करता है? 2800 रुपये अंकित करता है। कितना अंकित कर रहा है जी? 2800 रुपये अंकित कर रहा है और 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो आप जरा बताइए, अगर किसी वस्तु पर 2800 मार्क्ड प्राइस हो, कितना? 2800 रुपये मार्क्ड प्राइस हो और 15% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो क्या आप इसे 85% में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे सर? 85% में बेचेंगे। तो इसका 85% कितना होगा? तो 00 से 00 कट जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 5 दूना 10 और 64, 74 और 4 78, 7 8 दूना 16 और 7 23। ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब आप जरा बता दो, ये 2380 रुपये में बेचा, खरीदा कितने में था? 2132 रुपये में। तो जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना कमाएगा जी ये? इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? डिफरेंस निकालेंगे। और ये डिफरेंस कैसे निकाला जाए सर? माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और उसके बाद से यहाँ 2 में से 1, 3 में से 1 गया 2, 248 रुपये का क्या होगा? फायदा होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है 248, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आपने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। हाँ, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन ही करने थे। 80%, सॉरी यहाँ पर आपको 18% का डिस्काउंट और दूसरी बार में आपको निकालना था 15% का डिस्काउंट और हो जाएगा आपका यही आंसर। कितना? 248। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। टाइमर चला दूं? आइए मैं टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ये रहा टाइमर। टाइमर 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। इस 30 सेकंड में आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगली बार से
ये 30 सेकंड आपके स्क्रीन पर चलेंगे। मैं इसको इधर कर देता हूँ। देखिए ये छोटा हो गया, ये और इधर चला जाएगा। यहाँ पर टाइमर चला दिया मैंने। आई होप आप इसे देख पा रहे होंगे। दिखाई दे रहा? जी हाँ बिल्कुल। 30 सेकंड होने के बाद मैं अपने आप ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। मैं पढ़ूंगा, आप भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, टाइम हो चुका है 30 सेकंड। अब आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? ये छोटा नहीं होगा क्या? चलिए देखते हैं। बोला गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 10% कम कुशल है। आप देखो जरा, 3 लोग हैं, एक है ए, एक है ए, दूसरा बी और तीसरा कौन सा होगा? सी। और एक और आदमी है इसमें, डी। ध्यान से देखेंगे जरा, बी ए से 10% कम कुशल है। 10% कम का मतलब अगर ये 10 काम करता होगा तो बी 9 काम करेगा। 10% कम का मतलब क्या हुआ? अगर ये 100 काम करे तो ये 90, तो ये 10 काम करे तो ये 9। सी ए से 20%, सी ए से 20% अधिक कुशल है। सी ए से, सी जो है वो ए से 20% अधिक, ये 10 है तो इसका 20% 2 होगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 12 कुशल है। ठीक है। तीनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? और शेष कार्य अकेले बी द्वारा 9 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पहली बात ये बताओ, ए की इफिशियंसी डी के द्वारा बाद में देखेंगे। ए कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है? सर 15 दिनों में। ए एक दिनों में कितना काम कर रहा है? 10। तो 15 दिनों में क्या ये टोटल वर्क 15 गुणे में 10 इतना काम करेगा? यानी 150 काम। कितना काम करेगा? 150 काम करेगा। बोला गया है कि तीनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं। तीनों मिल जाए तो ये 10 और 9 19, 19 और 12, 19 और 12 कितना हुआ? 31। एक दिन में 31 काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करते हैं? 3 दिनों तक काम करते हैं। तो क्या 3 दिनों तक काम करेंगे तो 31 गुणे 3, इतना ही टोटल काम कर पाएंगे या नहीं? बताइए कितना काम कर पाएंगे? 31 गुणे में 3 काम कर पाएंगे। तो आप बताइए 3 और ये कितना हुआ? 9। 93 काम हो चुका है। और कितना काम रिमेनिंग बचा? तो माइनस करेंगे, यहाँ से क्या होगा? 7। और यहाँ से अगर मैं 14 में से 9 घटा दूं तो कितना आया? 5। और शेष कार्य डी के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है? 9 दिनों में। तो ये काम बचा कितना? 57 काम। और किसके द्वारा किया जा रहा है? डी के द्वारा किया जा रहा है। कितने दिनों में? 9 के दिनों में। तो आप बताइए डी की इफिशियंसी क्या 57/9 नहीं होगी? 9 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिनों का काम पता चलेगा, और एक दिन का काम ही क्या कहलाता है? इनकी इफिशियंसी कहलाएगी। बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर? 3 से काट देंगे 3 बार, और इसको 3 से काट दिया जाए तो ये 3 निकन्नम 3, और बच्चा कितना? 19 3 57। इनकी इफिशियंसी क्या हो गई? 19/3। पूछा गया है क्या कि डी अकेले मूल्य कार्य को पूरा कर सकता है। अब कितने दिनों में डी अकेले पूरे काम को करेगा? उन्नीस और 12 31, 3 3 3 का 9, ठीक है, माइनस किया, ठीक है। अब आप बताइए पूरा काम क्या 150 था? पूरा काम कितना था? 150। और किसके द्वारा किया जा रहा है? अब डी के द्वारा किया जा रहा है। तो डी के द्वारा किया जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? मैं चेक कर लूँ एक बार। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 10% कम कुशल है। ठीक है, बी ए से 10% कम कुशल है। और सी ए से 20% अधिक, कुशल है। तीनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्या इसको 19 गुणे 3 कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर डी के द्वारा कार्य किया जाए तो डी की एक दिन का काम 19/3 है। तो यहाँ पे 150 को 19 से डिवाइड करेंगे और 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये अप्रॉक्स में आ रहा है क्या? D alone can complete the original work. A can do a certain piece of work in 15 days. B is 10% less efficient than A. And C is 20% more efficient than A. ठीक है, 3 work together for 3 days. 19 और
12, 31, 3 डेज। आइए, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, हालांकि देखते हैं। चलिए, ये हो जाएगा कितना, 450 डिवाइडेड बाई 19, 19 दूना 38, बचा कितना यहाँ से 7 और 0, 70, 19 तिया 57, 23। इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ये आएगा कितना, 23 से ही 19 तिया 57, 19 चौके 76 हो जाएगा। ये हो जाएगा 57, 70, 13 बटे 19, इतना आएगा जी। 23 से ही 13 बटे 19 दिन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऑप्शन कहीं गलत है, या फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे टाइप करते वक्त मिस्टेक हो चुका है। मुझे लग रहा है कि शायद टाइपिंग में ही कोई मिस्टेक है। कोई बात नहीं, चलिए आप समझ पाए कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने की कोशिश करना जरा। टाइमर नहीं चलाते हैं, टाइमर चलाने में समय बर्बाद हो रहा है। मैं आपके साथ ही साथ पढ़ते चलता हूँ और सॉल्व कराते हुए चलता हूँ। देखेंगे जरा क्या पूछा गया क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये आउटलेट पाइप है, ये खाली कर रही हैं। यानी ए इस टंकी को खाली कर देगा, खाली करेगा कितने मिनट में, 15 मिनट में। बी इस टंकी को खाली करेगा कितने मिनट में, सर 20 मिनट में। और पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। सी कितने मिनट में भर सकता है, सर 8 मिनट में। ये भर रहा है, ये खाली कर रहे हैं, तो खाली करने वाले के सामने माइनस, और जो भरता है उसके सामने हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अगर 8, 20 और 15 का एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम होगा 120। सर 15 से 120 8 बार में, ये 6 और ये कितना 15। अब पूछा गया है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। कितने पाइप को, सर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। टंकी भरने के लिए जरा बताइए, ये टंकी खोला जाए तो 15 की स्पीड से फिल करेगा, ये 8 की स्पीड से खाली करेगा, ये 6 की स्पीड से खाली करेगा। तो क्या टोटल खाली होने वाला 8 और 6 14 माइनस 14 की स्पीड से खाली होगा और भरेगा 15 की स्पीड से। क्या ओवरऑल 1 की स्पीड से टंकी भरेगा या नहीं, ये बताइए। कितनी की स्पीड से भरेगा, 1 की स्पीड से। भरना है कितना, 120 और 1 की स्पीड से, तो ये लगेंगे कितने, सर 120 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 120 मिनट। लेकिन क्वेश्चन घंटे में दिया गया है, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। कितना लगेगा जी, 2 घंटे। 2 घंटे इस टंकी को भरने में लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसान था क्वेश्चन, आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इनकी इफिशियंसी पे काम किया। और इफिशियंसी निकालने के बाद आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने देर लगेंगे अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िएगा जरा क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से। देखिए, एक फैक्ट्री को 144 दिनों में दी गई वस्तुओं की संख्या के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। कितने मशीन लगेंगे, सर 56 मशीन लगेंगे। और कितना दिन, 144 दिन में काम करेंगे। अगर इसको 96 दिनों में समान संख्या में लेख बनाने यानी कि आर्टिकल्स बनाने हो तो कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। आप बताओ, एक मशीन मानकर चलते हैं एक दिन में, एक मशीन एक दिन में एक सामान बनाती है, तो क्या 56 मशीन एक दिन में 56 सामान बनाएगी। 56 मशीन एक दिन में 56 सामान बनाएगी, तो 144 दिन में क्या 56 गुणा 144 सामान बनाएगी। इतना ही सामान बनाना है, इतना ही सामान बनाना है, तो मानकर चलते हैं अब x दिन लगेगा। और सॉरी, x दिन नहीं, 96 दिन लगेगा। मशीनों की आवश्यकता होगी ना, 96 दिन क्वेश्चन में पूछा गया था। और मशीनों की आवश्यकता मान लियो x मशीन, क्या दोनों समान बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल। आप कहेंगे सर 12 से काट दिया जाए, 12 बट्ठे 96 और 12 बरिया 144, यानी 12 का स्क्वायर 144। 8 से कटेगा ये 7 बार में, और ये 12 सत्ते कितना होगा, 84। कितने
मशीनों की आवश्यकता होगी जी? 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपने ध्यान हो तो ये टाइम एंड वर्क में कभी आपने पढ़ा होगा सर, वर्क टाइम इंटू डेज इंटू आवर्स, W1T1 इंटू H1 करके कुछ पढ़ा है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम और वर्क को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले भी टाइम वर्क को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं। सेम वही कंसेप्ट है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, जरा पढ़ने की कोशिश करना। देखिएगा, पढ़ेंगे जरा। एक कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के छात्रों को ऊंचाई अगर मिला दिया जाए तो औसत कितना होगा? निकटतम सेंटीमीटर तक बताना है, यानी कि एवरेज बताना है दोनों को मिक्स करके। एप्रक्स वैल्यू नहीं, बल्कि क्या बताना है आपको? आपको बताना है इसकी लमसम अमाउंट, निकटतम वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए 20 छात्रों की औसत ऊंचाई है कितनी? सर आप कहेंगे 152। एवरेज कितना है? 152। और ये छात्र कितने हैं सर? 20। छात्र कितने हैं? 20। आगे एवरेज कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर एवरेज है 168। और ये कितने छात्र हैं? ये हैं 15। अब आपको बीच की औसत बतानी है। अगर आप सभी को याद है तो मैंने बताया था ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे के रेशियो में बांट लेंगे। बताइए 20 और 15 का क्या अनुपात? 4 से काट दिया जाए तो 4 पच्चे 20, सॉरी 5 से काट दिया जाए तो 5 चौके 20 और 5 3 15 होगा या नहीं? क्या रेशियो बना? 4:7। और इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से ये माइनस कर दिया जाए तो 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 1 गया, क्या 6 में से 1 गया 5, बचेगा या नहीं? यानी 16। अब इसको हम क्या करेंगे? 4:3 में बांट देंगे। बताइए 4 और 3 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट की वैल्यू है कितनी? आप कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू है सर 16। 7 यूनिट की वैल्यू है 16। तो अब आप जरा बताइए, यहाँ से अब मैं 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो क्या करेंगे? सर 3 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, आसानी से मैं पता कर सकता हूँ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 16/7 इंटू में क्या होगा? 3। तो ये हो जाएगा 16×48 डिवाइडेड बाई 7। अब आप बताओ 7×6=42, बचा कितना? बचा कितना? 6। दशमलव लगाएंगे 0, 7×9 = 7×8 = 56, 7×8 = 56, बचा कितना? 4, 0, 7×5 = 35। कितना आ रहा है? लगभग 6.85। इस 3 यूनिट की वैल्यू 6.85। तो हम छोटे वाले में क्या करेंगे? 6.85 जोड़ दिया जाए तो क्या ये 158.85 होगा? ये तो इसका एक्यूरेट एवरेज है, लेकिन पूछा गया है कि आप निकटतम सेंटीमीटर तक बताओ। तो क्या आप 0.85 सेंटीमीटर, ये एक्स्ट्रा है, इसके बदले आप एक कंप्लीट ले सकते हैं? इसके बदले क्या किया जाए? एक कंप्लीट वैल्यू मान लिया जाए, और कंप्लीट वैल्यू मानते ही ये क्या हो जाएगा? 159 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 159 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? समझ गए सभी लोग? अगर समझ में आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। देख लीजिएगा, 73,500 की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया, किस रेशियो में? सर 3:7:9:11। और ए और सी के शेयरों का योग बताइए। आप जरा बताओ, 4 लोगों में बांटा गया है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। और था कितना? सर ये रेशियो है 3:7:9:11। अगर सबको जोड़ दिया तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 11 कितना होगा जी? 30 यूनिट। कितना होगा? 30 यूनिट। लेकिन जो बांटा गया था वो टोटल था कितना? सर 73,500 रुपये। कितना है? 73,500 रुपये। तो पूछा गया है क्या? ए और डी के शेयर,
ए और डी के शेयर, ए और डी के शेयर क्या इन दोनों को जोड़ करके बताना है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 11 और 3 कितना होगा, 14 यूनिट। कितना होगा भाई साहब, 14 यूनिट। इस 14 यूनिट की वैल्यू बताओगे, कैसे निकालेंगे सर, 73,500। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 30 से भाग करेंगे और 14 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 से गुणा। सर ये 3 से कट जाए, 0 से 0 कट गया। अब इस 3 से काटिएगा जरा, अब आएगा 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15 और 1 जीरो और लगाएंगे, 2450 और गुणा किससे किया जाए, 14 से। आइए 0, 14 पच्चे 70, 7, 14 चौके 56 और 7, 56 और 7 63 और 14 दूना 28 और 6, 28 और 6 कितना होता है जी, 34। कितना होगा, 34,300। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा साधारण सा सवाल, बस आपको क्या करना था, एक यूनिट की वैल्यू निकालकर ए और डी की बता देनी है, ए और डी को जोड़ करके बता देना है। मैंने ए और डी का योग निकाल दिया डायरेक्ट, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 34,300 रुपये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा जरा, 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 20 थी। 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। एक बात बताओ, आप अब अगर एवरेज पढ़े होंगे तो मैंने आपको क्लासरूम में बताया था, क्या बताया था क्लास में, कि सर अगर प्रत्येक लोगों में कुछ बढ़ा दिया जाए तो एवरेज भी उतना से इंक्रीज हो जाएगा, और प्रत्येक लोगों में कुछ कम कर दिया जाए तो एवरेज भी उतने से ही कम हो जाएगा। अगर 5 जोड़ते हैं, मान लीजिए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितना जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, तो एवरेज भी क्या होगा, 5 कम हो जाएगा। अगर 5 घटा दिया जाए तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा। यानी जो काम आप प्रत्येक नंबर में करेंगे वही आपको एवरेज में करना पड़ेगा। आप बताइए 5 साल पहले, कब, 5 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो इस समय क्या सभी लोग 5-5 साल बढ़े होंगे। इस समय क्या हुआ होगा, सभी लोग 5-5 साल बढ़े होंगे। तो आप जरा बताइए, जब सभी लोग 5-5 साल बढ़े तो क्या एवरेज भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो इस समय ए, बी और सी का औसत, ए, बी और सी का औसत 20 से 5 बढ़कर कितना हुआ होगा, 25। अगर आप टोटल निकालने की बात करते हैं तो इनको जोड़ करके 3 से डिवाइड किया जाता है। अरे 3 ही लोग तो हैं, तो इन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड किया जाए तो एवरेज, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इस समय क्या 75 ईयर होगा या नहीं, 75 साल होगा या नहीं, बताइए। 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। तो बी प्लस सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो क्या इस समय 6 और जोड़ देंगे तो क्या 9 और 6 15 वर्ष होगी या नहीं एवरेज। जब दो लोगों की औसत, जब दो लोगों का औसत कितना है, 15 वर्ष। ये 15 वर्ष कहाँ से आया पता चला, ये 6 वर्ष पहले का, कब, 9 वर्ष। तो आप जरा बताइए इस समय 6 और 9 क्या 15 वर्ष होगा, क्योंकि ये पहले की बात है। तो आप बताइए 15 वर्ष, तो बी प्लस सी कितना होगा, आप कहोगे बी प्लस सी 15 में जो 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा जी, 30 वर्ष। ए प्लस बी प्लस सी सब मिलाकर के हैं कितने, 75 वर्ष के। बी और सी मिलाकर हैं कितने, 30 वर्ष के। क्या इन दोनों का डिफरेंस ही ए का एज होगा या नहीं। ए की प्रेजेंट एज क्या इसमें से मैं घटा दूं तो आप कहेंगे सर ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 45 ईयर। लेकिन ये नहीं पूछा है कि 3 वर्ष के बाद ए की आयु, अभी ए 45 वर्ष का है, तो क्या 3 वर्ष के बाद ये 48 साल का होगा या नहीं। कितने का होगा, 48 साल का। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्लियर। दिखाई दे रहा है सभी को, अगर देख पा रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पढ़िए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। चलो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, थोड़ा शांति से। क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं यूट्यूब के लिए, थोड़ा शांति बनाए रखें, ठीक है। आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी, इससे अच्छा है थोड़ा सा
हाँ, आप पढ़ सकते हैं बैठकर, कोई दिक्कत। द स्टडी एक्सप्रेस आप सर्च कर सकते हैं। ग्रुप में अगर आप ऐड होंगे इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पर मैंने कल क्लासेस की लिंक भेजी थी, अगर आप देखें। अभी आप ग्रुप में नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास है आज या सेकंड क्लास? सेकंड क्लास है। आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा द स्टडी एक्सप्रेस के नाम से। आज आप देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 16% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि 5,832 रुपये बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करें। ये आप जरा बताइए, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कितना ईयर का है? हाफ ईयरली। और रेट कितना है भाई साहब? 16% पर ईयर। 16% पर ईयर रेट दे रखा है। अगर बताओ एक साल का 16% हो, एक साल का 16% हो, तो आधा साल का कितना होगा? 8%। आधा साल का हाफ ईयर का कितना होगा? आप कहेंगे सर 8%। अगर मैं इस परसेंट को हटाऊं तो क्या ये 8/100 होगा? जानते हैं परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर दिया जाता है। अगर मैं 4 से काट दूं तो 4 से ये 2 बार, और 4 से काट दूं तो 4 से ये 25 बार, यानी कि 2/25 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रिंसिपल यानी मूलधन 25 रुपया हो तो उस पर 6 महीने में ब्याज कितना मिल जाएगा? 2 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अगर 100 रुपया होता तो 8 रुपये का ब्याज मिलता, अगर 25 हो तो 6 महीने में कितने का ब्याज मिल जाएगा? 2 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो बताइए, क्या 6 महीने में 2 रुपये का ब्याज मिले तो क्या ये 25 से बढ़ करके 27 रुपये हो जाएगा या नहीं? बताओ। 25 रुपये तो मूलधन और 2 रुपये का क्या हुआ? ब्याज, तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 27 रुपये। इतनी बात तो तय है, लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर ये धनराशि कितनी हो, 5,000 रुपये हो, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5832 रुपये। तो ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये क्या होता है? अमाउंट। पूछा गया था टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। ये प्रिंसिपल कितना था? 5,000 रुपये था, और अमाउंट कितना दे रखा है आपको, यानी मिश्रधन कितना दे रखा है? 5832 रुपये। अगर मैं इसको 4 से काट दूं, किससे काट दूं? मैं 4 से काट दूं, तो बताइए 4 से काटते ही ये क्या होगा? आप कहेंगे कि सर 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, क्या 1250 हुआ? ये 4 से काट रहा हूं। इसको अगर मैं 4 से काट दूं, क्योंकि 4 दोनों से कटेगा, अगर काटना होगा तो दोनों से काटेंगे। 4 से काट दूं तो 4 एकन्नम 4। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? 4 चौके 16, 2 बचा 22, तो क्या होगा? 4 पच्चे 20, फिर 3 4 बटे 32। क्या फिर से ये कटेगा? किसी से 2 से कटेगा। अगर मैं 2 से काट दूं तो क्या ये 625 होगा? कितना? 625। और इसको 2 से काट दूं तो 729। 7 दोनों। ध्यान से देखिए, क्या 625 25 का स्क्वायर है? 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। और 729 क्या 27 का स्क्वायर है? और आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो रेशियो था, ये रेशियो 25 अनुपात क्या था? 27। 25 अनुपात 27 था। और यहां पर क्या बन रहा है सर? 25 की पावर 2 और 27 की पावर 2। याद रखेंगे, ये पावर ही टाइम को डिनोट करता है। पावर किसको डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है। टाइम दिखाने का काम क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? पावर। यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है मतलब 1 साल, लेकिन ये 1 साल नहीं होगा क्योंकि ये अर्धवार्षिक है। ये क्या होगा? छमाही होगा, 6 महीने का। ठीक है, ये 1 साल नहीं, ये पावर 1 है, इसका मतलब 6 महीने की साइकिल बन रही है। देख पा रहे हैं ना, अर्धवार्षिक है ये। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब 6 महीने का 2। अब बताओ 6 महीने 2 बार लिया जाए तो क्या कंप्लीट 1 साल होगा? कंप्लीट क्या होगा? 1 साल। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? 1 साल लगेगा, क्योंकि पावर 2 है और 1 पावर के बदले 6 महीने, तो 2 पावर के बदले कितना होगा? 1 साल। तो पूछा गया था वही, लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करें। कितने वर्ष लगेंगे? 1 साल लगेगा। 2 नहीं भाई, 1। 2 वर्ष तब लगते जब ये अर्धवार्षिक ना होकर के वार्षिक होता। यहाँ पर अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने की 2 साइकिल। ठीक है, अभी आप मेरे ख्याल से नए हैं, इस बात को बहुत कम समझ पाए होंगे। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एसएससी जीडी ये पूछा गया था, पता है कब? 17 नवंबर 2021। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर है। मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, डेली एक प्रैक्टिस होती है।
सुबह 8 बजे से। जिसको बैठना वो क्लासरूम में बैठे, अदरवाइज इसको यूट्यूब पे डाला जाता है और वहाँ से इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैनल नहीं मिला आप सभी को? चैनल नहीं मिला आपको? द स्टडी एक्सप्रेस बताया तो हूँ अभी, सर्च कीजिए द स्टडी एक्सप्रेस, मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 25% ऑफ x इज 40% लेस देन 30% ऑफ x प्लस 60, व्हाट हाँ यहाँ पे देन 35% ऑफ x माइनस 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 120। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर में। यदि x का 25%, x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो आप जरा बताओ यही कम होगा x का 25% किससे? x प्लस 60 के 30% से। मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास आपसे 40 रुपये कम है, इसका मतलब ही वो आपके पास ज्यादा होगा, मेरे पास कम होगा। तो आप में से मैं अपने आप को माइनस करूंगा तभी तो 40 रुपये पता चलेगा। मान लो आपके पास 140 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है, तो 140 में से हम क्या घटा देंगे? 100 घटा देंगे। तो आप जरा बताइए यही x का, x प्लस 60 का कितना परसेंट भाई साहब? 30%। बोला गया है 30%, 30% का मतलब 30/100। और इसी x का कितना परसेंट? 25%, 25/100 अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या ये 40 रुपये के बराबर होगा? क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है मैं वही कर रहा हूं साफ साफ। तो अब आप जरा बताओ क्या ये 00 से, सॉरी ये 00 नहीं, अगर मैं यहां से देखो क्या कर सकता हूं, एलसीएम ले लिया जाए। कितना आएगा एलसीएम? 100। अरे यहां पर 100, यहां पर 100, एलसीएम क्या हुआ? 100। ये 30 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के क्या ये 30x प्लस 1800 होगा या नहीं बताइए? 30x प्लस 1800 और माइनस का क्या होगा? 25x बराबर कितना हुआ भाई साहब? 40। बराबर कितना हुआ? 40। सर आप जरा ध्यान से सुनिए, इस 00 को इधर लेकर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग में है। तो आप बताओ 30x और माइनस का 25x, क्या 5x बचा? अरे 30x में से 25 घटा देंगे 5x। इसको इधर लेकर के जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 4000, और 4000 में से अगर ये भी उधर लेकर जाए तो घट जाएगा 1800। 4000 में से अगर 1800 घटा दूं तो कितना होगा भाई साहब? 2200 रुपये। तो 5x की वैल्यू 2200, तो क्या x की वैल्यू बता सकते हैं? सर 2200 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 1 0, क्या 440 रुपये हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन इतना ही नहीं रुका, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि x में से मैं अगर 40 रुपये माइनस कर दूं तो इसका 35%, तो बताओ x हमने निकाला क्या? 440। इसमें से मैं 40 घटा दूं तो बचेगा कितना? 400 रुपये। कितना बचेगा? 400। और इसका कितना परसेंट भाई साहब? 35%। इसका 35% निकालिएगा तो सर 3500 का कितना होगा? 140। 3500 के 140 किस से? 120 से। किससे? 120 से। कितना अधिक है? तो अधिक तो है 20, लेकिन पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है भाई साहब कितना? 20 अधिक है। किस से? 120 से। अरे 120 से ही तो अधिक है। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। सर 20 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार में। सर 2 से काटा जाए तो ये होगा 50 और ये कितना होगा? 3। 50/3 का मतलब क्या 16 से ही 2/3% होगा क्या? इतना लंबा क्वेश्चन था ये। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, अभी दिखा देते हैं जी। देखिए यहां पर आपको वाटर मार्क दिखाई दे रहा होगा, नहीं आ रहा? क्लास ओवर होने दो, मैं आपको यूट्यूब पे ही चला के दिखा दूंगा। ठीक है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे चलाना फिर कॉपीराइट लग जाए, मेरे ही चैनल पर मेरा ही कॉपीराइट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको प्ले नहीं कर सकते। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, 10 क्वेश्चन और। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए जरा। 2483 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? जोड़ने पर विभाजित होगा। अब आप बताओ कोई संख्या अगर 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करना है तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कोई संख्या
6 से डिवाइड है तो क्या वो 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 6 से तो लग ही रहा है। अगर मैं बोलूँ कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 5 से, तो याद रखना 2 से और 5 दोनों से विभाजित हो तो वो 10 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 10 2 के टेबल में भी आता है और 5 के, और ये 10 और कुछ नहीं, ये 10 क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। तो अगर वो 2, 4, 5, 6 की बात कर रहा है तो इन सब के एलसीएम से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखिए 2, 4, 5, 6 से विभाजित होना, ठीक है। अगर आप डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा मुझे यही बता दो आप। क्या एलसीएम इसका 60 होगा? नहीं आ रहा तो आप कर्म करेंगे, सर बताइए 2 से, ये 3, ये 2, ये 5 और ये 3, सर ये 3 से ये आएगा 1, ये 2, ये 5 और ये 1, गुणा कीजिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, इसका एलसीएम कितना हुआ 60। मतलब सर 60 से वो संख्या भाग होनी चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, 60 से भाग होनी चाहिए। अच्छा बताओ कोई संख्या 60 से भाग होगी, इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, तभी तो 0 से 0 कटेगा। सोच करके देखिए, किसी संख्या को मैं बोलूं कि मान लो 3250, ये बोल रहा हूँ 60 से भाग होना चाहिए, 60 से बाद में भाग होगा या फिर 50 से भाग होना चाहिए, सबसे पहले 0 से तो 0 कटना चाहिए। तो आप जरा बताइए 60 से भाग होने के लिए क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिए, बोला गया वो छोटी सी छोटी संख्या क्या की जाए, जोड़ी जाए, तो जोड़ने पर लास्ट में 0 बनना चाहिए। अब इसके अनुसार मैं ऑप्शन देखूंगा, बताओ क्या यहां पर 30 जोड़ोगे तो क्या लास्ट में 0 बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा मेरे भाई। सर 2483 में 30 जोड़ोगे तो लास्ट में 0 कैसे बनेगा? जोड़ कर देख लो। हाँ जी, मैं इसलिए इधर से चेक कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब आप बताओ 22 जोड़ोगे तो लास्ट में क्या बनेगा? 5, 0 हमें चाहिए। क्या 23 जोड़ोगे तो लास्ट में 6 बनेगा, हमें क्या चाहिए? 0। हमें बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर दिया है। समझ आ गया भाई साहब? अदरवाइज आप क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर आपको एग्जाम में ये तरीका, ऑप्शन मान लो 2 ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन डाल दिया जाए, फिर क्या करेंगे? तब तो गाड़ी फंस जाएगी। तो उस कंडीशन में, यहां तो आंसर 37 है, लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे सर, 2483 को 60 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे भाई? 60 से भाग करेंगे। बताओ कितने बार में जाएगा? सर 4 बार में ले चला जाए तो 240 होगा, ये 6 चौके 24। अब यहां पे क्या बचा? 8, ये सारी चीजें कट जाएंगी। यहां पे क्या आया? 3। अब सुनो, 1 पर जाएगा लेकिन हम 1 एक्स्ट्रा पर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ने की बात की गई है, 1 एक्स्ट्रा पर ले लेंगे। तो 2 बार में अगर मैं लेके चल गया तो ये होगा कितना? 120। अब 120 में से 83 माइनस करो, माइनस करो, इधर से माइनस करने हैं, माइनस करें, इधर से माइनस करो। 120 में से अगर सर 0 में से 3 घटा दिया जाए तो 7, ये 0 यानी 10 था, यहां कितना हुआ? 37। एक्स्ट्रा 1 बार ले लेंगे तो कैसे आया? 37। आंसर क्या होगा? 37। अगर एग्जाम में आया, ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा है तो इससे भी तो आसान है, इससे भी तो टाइम नहीं लग रहा। समझ गए? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी टाइम है ना? अभी 20 मिनट है ना? थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। राधा को 1950 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? मिनट की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। मिनट में करने के लिए इस 26 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हुआ 1 घंटे में 26 किलोमीटर जाना। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 26 किलोमीटर जाना। दूसरा तरीका ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता कि सर 26,000 मीटर जाना। बताओ 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, तो 26 किलोमीटर जाने के लिए वो 26,000 मीटर जाएगी या नहीं? और बात किया गया है 1 घंटे की, और यहां पर पूछा गया है मिनट, तो क्या इस घंटे को मिनट में बदल दोगे तो 60 हो जाएगा या नहीं भाई साहब? 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर मैं किससे काट दूं? 2 से काट दूं तो नीचे क्या मिलेगा भाई साहब? 3। और ऊपर 2 से काट दूं तो क्या ये 1300 होगा या नहीं? पहले ये बताओ। मतलब सर वो 1300 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है।
वो किस मिनट से चल रही है? 1300 मिनट प्रति 3 मिनट। 1300 मीटर कितने मिनट में? 3 मिनट में। चलना है उसको कितना सर? 1950। तो आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अरे दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल, इस मतलब चाल स्पीड। तो आप बताओ दूरी कितना है? 1950, और ये चाल कितना है? 1300 बटे 3। तो क्या इसको 1300 बटे 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सर 0 से पहले 0 कटा, क्या 13 से ये कट रहा है? बताइए। बिल्कुल सर 13 से कटेगा ये 10 बार में, और 13 से कटेगा 13 एकम 13, बचा कितना? 6 और 5, 13 पचे 65। सर 3 से काट दिया जाए, 5 से काट दिया जाए तो 3 बार, और 5 से काटा जाए तो 2 बार। सर 3 तरीका कितना होगा? 9, और 2 बटे 2 का मतलब 9 बटे 2 का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 4.5 मिनट। है कोई ऑप्शन इसमें? ये रहा ऑप्शन नंबर 20, 4.5 मिनट। क्लियर? अगर हमें किलोमीटर में पूछता तो किलोमीटर में तो ये दे ही रखा था, इसको बस मीटर से किसमें बदल देते? किलोमीटर में बदलते, बाकी कुछ नहीं करना था भाई। लेकिन पूछा है हमें मीटर मिनट में, तो मिनट में ऐसे ला देंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे, पढ़िए जरा। क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में बने कराया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। छोटा कर दो थोड़ा सा ताकि जगह भी बचे। अच्छा आप लोग अगर YouTube पे देखते होंगे तो इतना पे दिखाई दे रहा है, मैंने कभी देख कर, मतलब YouTube के अगर मोबाइल के स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिखाई देता है इतना छोटा दिखता है ना, तब ठीक है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं खुद के चैनल को प्ले करके फ़ोन पे। हाँ लैपटॉप वगैरह पे कर लेता हूँ ताकि बड़ा, वहाँ पे बड़ा दिखाई देता तो मुझे लगता है दिखाई देता होगा। ध्यान से देखिए, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यानी एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है? बी। तो रेशियो क्या होगा? 9:11। क्वेश्चन में ही बोल रखा था। इनका मौसा मतलब क्या होता है? HCF कितना है भाई साहब? 23। तो वो चाहे कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। आप बताओ क्या अल्टीमेटली वो नंबर 9x और 11x रहा होगा? एक्चुअल नंबर क्या रहा होगा? 9x और 11x। और आप जानते हैं इनका HCF और कुछ नहीं, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे ही बोलते हैं। किसे बोला जाता है? कॉमन फैक्टर को। बताओ यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या x दिखाई दे रहा है? इसके अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं, ये x के अलावा किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं। तो क्या x ही क्या है इनका HCF? लेकिन ये HCF दिए कितना है? 23। तो क्या x की वैल्यू 23 आ गई? x की वैल्यू कितना? 23 दे रखा है। अगर कुछ और होता तो हम क्या करते? बनाते। जैसे मानकर चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा एक एग्जांपल। तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। बताओ दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2x का। जब x की वैल्यू 23 तो 2x की वैल्यू कितना होगा? खत्म क्वेश्चन। जैसे मानकर चलो कि अगर दे दे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:8 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:8 है। और इनका HCF कितना है भाई साहब? मान करके चलिए इनका HCF 1 है, या फिर इनका HCF हाँ 1 ही है। 1 दे दे, या फिर और कुछ लिख लेते हैं, रुक जाओ। इनका HCF 5 है। भाई मोबाइल साइलेंट करके आओ। मान के चलो इसका HCF क्या है? 5। तो आप जरा बताइए क्या इनमें x लगा सकता हूं मैं रियल नंबर बनाने के लिए? अब इनमें कॉमन देखो तो सर सबसे पहले अगर इसकी HCF की बात की जाए तो HCF इनमें x तो है ही। इनमें HCF क्या है? x। एक काम करो इसको 10 कर लो, 5 छोड़ो 10 कर लो। HCF तो x तो है ही, और कॉमन क्या है ये बताओ? 2। दोनों 2 से कट जाएंगे, तो इसमें क्या है? 2 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आएगा? 2x। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है? 10। तो क्या x की वैल्यू 5 हो जाएगी? अब यहां पर क्या रियल नंबर? ये 5 दूना कितना हुआ? 10, और ये 8 बचे कितना हुआ? 40। वो संख्याएं कितने क्या थी? 10 और 40। अब पूछा जाए कि इनके बीच का अंतर बताओ, तो बता नहीं सकते। तो याद रखिएगा इनका HCF इस तरीके से निकाला जाता है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढ सकते हो। इनमें कॉमन 9 और 11 में कुछ नहीं था, सिर्फ x था, लेकिन वहां 8 और 2 में 2 और 8 में 2 भी कॉमन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो वह स्वयं की समान दर से स्वयं की 5 गुना होने में कितना समय लगाएगी, यही पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड का, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। स्वयं की दुगुनी हो जाने का मतलब कि सर अगर 100 रुपये का मूलधन होगा तो बन कितना जाएगा? 200 रुपये। 100 रुपये अगर मैंने जमा किया तो कितना बन जाएगा? 200, तभी तो स्वयं का 2 गुना कहलाएगा। आप बताओ 100 रुपया मूलधन 200 रुपये बन चुका है, क्या 100 रुपये का ब्याज मिला या नहीं? बताइए। 100 रुपये के ब्याज से ही तो 2 गुना हुआ है भाई साहब। 100 रुपये का ब्याज कमाया और ऐसा करने में उसे कितना टाइम लगा भाई साहब? 6 वर्ष। कितना लगा है? 6 वर्ष लगा। बोला गया है कि समान दर हो, सब कुछ सेम हो, तो स्वयं का कितना गुना होना है? 5 गुना। यानी 100 रुपया ही रहे, अब की बार करना कितना है भाई साहब? ब्याज कितना कमाएगा 500 करने के लिए? 400 रुपये का। कितना ब्याज कमाएगा? 400 रुपये का। अब अपना दिमाग लगाओ, बताओ कि 100 रुपये का ब्याज कमाने में 6 साल लग रहे हैं, 400 रुपये का ब्याज कमाने में कितना लगे? 24 साल। अरे ये 4 गुना ब्याज कमाना है तो टाइम भी 4 गुना। कितना लगेगा? 24 साल। क्वेश्चन मात्र पेन चलाने तक का भी नहीं था। इसको करने के लिए पहले टाइम निकाला जाता है, रेट निकाला जाता है, तब करते हैं। वो कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? नहीं समझ आए तो बता देना। देखिए जरा, देखो क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने क्या किया भाई? कुछ तो कांड किया होगा। अब इधर पढ़ लेते हैं क्या कांड किया, देखते हैं। एक आदमी ने क्या किया कि 14,000 रुपये को 5% पर और 19,000 रुपये को 6% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 3 वर्षों में प्राप्त उसकी कुल ब्याज। कितना आसान सा क्वेश्चन सर। एक जगह 14,000 रुपये दिए। कितना दिया है? 14,000 रुपये। कितने रेट से? 5% के रेट से। कितने साल में? 3 साल में। क्या यही ब्याज मिलेगा उसको? ब्याज यही मिलेगा। ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल गुण PRT 100। तो सर 00 से ये 00 कट जाएगा। 5 या 15, 15 को 140 से गुणा करोगे तो सर ये 0, 15 चौके 60, 6, 15 एक नम 15 और 6 2100। 2100 रुपये का यहाँ से ब्याज। आगे कितना और रुपया था उसके पास? 19,000। और इसको 6% के रेट से 3 साल में ही दिया है। बताइए सर 20 से 20, 6 3 18, 18 को किससे गुणा कर दिया जाए? 190। आप खुद ही बता दो 18 को 190 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0। 18 नवा कितना होता है भाई साहब? 162। 162 का क्या लिखूं? 2 बचा कितना? 16। 18 एक नम 18 और 16 34। कितना होगा? 34। अब आप बताइए, यहां से ब्याज ये रहा और ऊपर से ब्याज ये रहा, और पूछा है कुल कितना ब्याज मिलेगा। जोड़ देंगे, कुल ब्याज जोड़ दीजिए। सर यहाँ जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ कितना होगा? 5, यहाँ कितना होगा? 5। 5520 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है भाई, लो पढ़ो क्वेश्चन। यदि एक्स वाई से 12.5%, सॉरी 12.2.5% अधिक है तो एक्स वाई एक्स से लगभग %% कम होगा। बताइए कैसे करें? मैं ही बताऊं? आपके सामने ही मैं लिख रहा हूं। देखो ये एक्स है और ये क्या है? वाई। एक्स वाई से अधिक है, मतलब वाई 100 मान लेते हैं। वाई क्या मान लेते हैं भाई साहब? 100 मान लेते हैं। तो एक्स अधिक होगा कितना? 12.25। मतलब 100 से 12.25 अधिक कर देंगे तो 112.25 होगा या नहीं? बताओ, इतना ही अधिक होगा। अगर मैं इस दशमलव को हटाऊं तो 00 यहां चिपका सकते हैं। 25 से काट लीजिए सर। 25 से कटेगा कितनी बार? 400 बार में। 25 चौके 100, 00। इसको 25 से काट लीजिए तो 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 25 नवा 125। यही होगा कुछ। अब आप जरा बताइए, ये आया 449 और ये कितना आया? 400। ये इससे कितना कम है यही बताओ। कितना कम है भाई साहब? 49 कम है। 49 कम है किससे? 449
49 से। परसेंटेज के लिए क्या करें, गुणे में 100 करें। अगर आप ध्यान से देखो तो सभी वैल्यू दूर दूर है, सभी वैल्यू क्या है, दूर दूर है। दूर दूर होने का मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं इसको अप्रोक्स में भी लेकर के चलता हूं, सर इसको 50 और इसको 450 मान लीजिए, एक एक बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा का अंतर आएगा। देखो इसको डिवाइड करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, तो हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक बढ़ा लो, ताकि इसको 50 कर लो, इसको 450 कट लो, काटना आसान हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तब भी समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आना है। अगर एक्यूरेट करना चाहते हो तो बैठ के करना, फिर तुम्हें देख लेना, टाइम लगेगा। क्वेश्चन इसलिए दिया गया ताकि तुम फंस जाओ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 50 मान लूं भाई साहब और इसको 450 मान लूं तो कोई दिक्कत? और इसे क्या करूं मैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार। 100/9 का मतलब क्या हुआ, 11 9 99। आप बताओ, 11 9 99 दशमलव, फिर कितना बचेगा, 1। अब क्या लगाएंगे, फिर 1 1, ये 11.11 आएगा। अब बताइए, हमने बढ़ाया था, हमने क्या किया था, बढ़ाया था, तो परसेंटेज जाहिर सी बात है कम हो चुका होगा। बढ़ाया तो परसेंटेज क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 12%। अरे 11%, ये बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है ज्यादा वैल्यू से डिवाइड किया तो वैल्यू कम हो चुका है, ज्यादा से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो हम आंसर लगाएंगे तो इससे बड़ी वैल्यू लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अब आप ही बताओ, ये आ रहा है 11.11%, ये आ रहा है 11 पॉइंट, अगर मैं इसको लगा दूं 10.9% तो दिक्कत है, क्योंकि छोटी हो जाएगी, और मैंने बढ़ा करके पहले से ही छोटा कर रखा है, तो हम बढ़ा कर क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। क्लियर है? इसको अप्रॉक्स में कर लिया हमने ताकि कैलकुलेशन से बचा जा सके। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। पढ़ेंगे। देखिए, रघु ने 100 रुपये के 12 की दर से पेन खरीदे और 135 रुपये के 15 पेन के बराबर पेन खरीदे, मतलब समान संख्या में। ऊपर पढ़िए इंग्लिश में। रघु बॉट सम पेन्स एट द रेट ऑफ ₹12,400 एंड इक्वल नंबर ऑफ पेन एट 15 for 135. हाउ मेनी पेन शुड बी सेल फॉर 260 सो एज मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%? ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा। जितना पेन पहले कंडीशन में खरीदा है उतना ही पेन दूसरे कंडीशन में खरीदा है। दो जगह से पेन खरीदा और दोनों को क्या किया, मिला दिया, और मिला करके क्या किया, बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। और कितने रुपये में भाई साहब, 260 रुपये में बेचना चाहता है, और उसको फायदा भी कितना हो, 20% का। तो पूछ रहा है कि कितने पेन बेचे। ठीक है भाई, तो आप बताओ। सबसे पहली बात, यहां पे मान रहा हूं मैं रुपीज और यहां पे मान रहा हूं वस्तु, यानी कि आर्टिकल। मैंने वस्तु मान लिया, ठीक है। 100 रुपये में कितने पेन खरीदा, 12 पेन। कितने सर, 100 रुपये में खरीदा इसने 12 पेन। तो अगर मैं इसको काटू 4 से तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, 25। यानी सर 25 रुपये में 3 पेन। जब 100 में 12 तो 25 में 3 नहीं होगा, बिल्कुल। आगे बोला गया है कि 15 पेन खरीदा कितने में, 135 में। तो 15 पेन खरीदा है कितने में भाई साहब, 135 में। अगर मैं 5 से काट लूं तो ये 3 पेन, और इधर 5 से काट लूं तो कितना होगा, 2 और 7 27। अब बताओ क्या दोनों पेन समान समान हो चुका है? क्वेश्चन में देखिए इक्वल नंबर ऑफ पेन है ना भाई। अब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल पेन क्या 6 पेन हो चुके हैं उसके पास। टोटल पेन कितना हो चुका है, 6 पेन। और दोनों को इधर मिला दिया जाए तो क्या ये 52 रुपये हो चुके हैं मेरे भाई। 27 और 25 52 रुपये। खरीदा कितने में, 52 रुपये में। कितना कलम, 6 कलम। क्लियर, 6 कलम खरीदा है 52 रुपये। अगर मैं बोलूं कि इसको 2 से काट लो तो क्या ये 26 होगा, और ये कितना होगा, 3। आपसे बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, क्या 3 कलम 26 रुपये में मिक्स करने के बाद होगा या नहीं? 3 कलम 26 रुपये में मिक्स करने के बाद, कैसा मिक्स करने के बाद, सर 2 टाइप के पेन खरीदा था हमने और दोनों को मिक्स किया तो 3 कलम का दाम कितना निकल चुका है, 26 रुपये। ये खरीद करके लाया तो क्या क्रय मूल्य होगा? तो आप बताओ, जब 3 कलम 26 रुपये में, तो आपसे पूछ रहा हूं कि 1 कलम का दाम बताइए, बता पाओगे? 1 कलम का दाम बता पाओगे?
कैसे निकालेंगे सर? 26 को 3 से भाग कर दिया जाए, एक कलम का दाम कैसे निकलेगा? 26 को 3 से भाग कर। अरे तुमको मैंने 26 रुपये दिया, तो मार्केट में गए 3 कलम खरीद के लाए, पता ही नहीं था 26 रुपये दे के आ गए। मैं यहाँ पर आकर के तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक कलम कितने का, तो तुम कैसे बताओगे? भाग करके ही तो बताओगे। बिल्कुल सर, एक कलम का खरीद मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल चुका है। इसको फायदा भी चाहिए, कितने % का फायदा चाहिए? 20% का फायदा चाहिए। 20% का फायदा होने का मतलब वो वस्तु 120% में बेचना चाहता है। वो वस्तु कितने में बेचना चाहता है? 120%। खरीदी हुई वस्तु। हम एक कलम की बात करें तो क्या इसी का 120% में बेचना चाहता है कि नहीं? अभी सिर्फ मैं किस पे बात कर रहा हूं? एक कलम पे बात कर रहा हूं। कितने में बेचना चाहता है वो? 120%। क्या 120% निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगा भाई? सर 2 से कटेगा ये 6 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार। सर 3 से कट जाएगा ये 2 बार। क्या ऊपर 26 दूना 52/5 हो चुका है या नहीं? कितना हो चुका है? 52/5। क्या ये एक कलम का विक्रय मूल्य है? एक कलम का विक्रय मूल्य। अब बताइए जरा, आप एक कलम बेच रहे हैं कितने में? 52/5 रुपये में, और आप टोटल 260 रुपये कमा रहे हैं। मतलब आपको पैसा कितना मिल रहा है? 260 रुपये। तो कितने कलम बेचे होंगे बताया जा सकता है? सोचो, आपके हाथ में 260 रुपया है, आपने पेन बेच दिया। मैंने पूछा क्या भाव से बेचा, तो आप बता रहे एक कलम बेचा हूं 52/5 रुपये में। तो मैं पूछ रहा हूं कितने कलम बेचे, तो कैसे बताओगे? भाग कर दोगे किसमें? सर 260 में भाग कर देंगे 52/5 से, तो पता चल जाएगा कि एक कलम हम कितने में बेचे थे। नहीं, एक कलम का दिया हुआ तो पता चल जाएगा कितने कलम बेचे थे। तो बताइए 260 को भाग कर दो किससे? 52 से। तो क्या ये 5 ऊपर चला जाएगा? सर 2 से नहीं काटेंगे सर, 26 से काटा जाए तो ये 10 बार, और 26 से काटा जाए तो 26 दूना 52। 26 दूना 52। सर 2 से काटा जाए तो ये 5 बार, और 5 गुणे 5 कितना होगा जी? 25। यानी कितने कलम बेचा था हमने? 25 कलम बेचा था। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अपने सीट में एक ही बार खरीदा गया था। एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में जो पूछा गया है, इसमें 2 कलम 2 जगह से खरीद करके मिक्स कर दिया गया। अगर एक जगह से खरीदना होता तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से हम सॉल्व करते, ये वाला पार्ट करना ही नहीं पड़ता, आधा काम करते। इसने हमें ज़्यादा काम क्यों करवाया? क्योंकि 2 जगह से खरीदा और दोनों इक्वल क्वांटिटी खरीद करके मिक्स कर दिया है। अगर इक्वल क्वांटिटी खरीद करके मिक्स नहीं किया गया होता तो सिर्फ आधा काम करने पड़ते, सिर्फ इतना करना पड़ता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो काम हमने क्यों किया है? 2 को खरीद कर बराबर बनाने के लिए। समझ गए? चलिए पढ़ो तो जरा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने जमीन का एक आयताकार टुकड़ा खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। उनकी जमीन की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 2880 रुपया। बाड़ लगाने का मतलब क्या हुआ? फेंसिंग करना, चारों तरफ से घेरावट करना। आप देखे होंगे जब आप जमीन खरीदते हैं तो चारों बगल से बाउंड्री करवा देते हैं, उसी को बाड़ लगाना कहा जाता है। और बाड़ लगाएंगे तो बीच में तो नहीं लगाएंगे, खेतों के चारों तरफ लगाएंगे। और चारों तरफ लगाएंगे तो क्या आप उसके परिमाप पर लगाएंगे? पेरीमीटर पे। और कैसा खेत है जी? एक आयताकार। आयताकार का मतलब यही हुआ कि सर ये कुछ इस प्रकार से खेत रहा होगा। और बाड़ कहाँ लगानी है? इस तरीके से चारों तरफ लगानी है। यहीं पे लगाएंगे ना, अंदर लगाएंगे तो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप बताइए इस आयत का परिमाप क्या 2 × L + B होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा मेरे भाई। अब आप बताओ टोटल खर्चा मिला उसको 2880 रुपये का टोटल खर्च हुआ, और 1 मीटर पे 15 रुपये का खर्च कर रहा है। तो बताइए कितना मीटर लगा होगा? सोचो जरा। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बाड़ लगाओ, तुम लास्ट में आकर के बोल दिए कि सर 2880 रुपये हो गए आपके। मैं पूछा क्या भाव लगाए, तो आप बोल रहे सर 1 मीटर का मैंने 15 रुपया लिया है। तो मैं क्या करूंगा? अपना टोटल कितना मीटर है ये जानने के लिए बताओ क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अरे बताओ, मैं मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूं कि एक कलम 15 रुपये का है, तुम बोलोगे सर 2880 रुपये लग गए आपके पास कलम ला करके देने में। तो मैं पता करूंगा ना कितना कलम है। कैसे पता करूंगा? भाग करके। किस में? 2880 में किससे भाग कर दिया जाए? 15 से भाग कर दिया जाए। ठीक है भाई साहब? किससे काट दो? 5 से। सर ये 3 बार में,
और 5 से काट दूं तो 5 पच्चे 25, 3 और 8, 5 सत्ते 35, फिर 3, 5 छके 30। अब फिर से 3 से काट दूं, मैं किससे काट दूं, 3 से काट दूं तो ये कटेगा सर 3 एक नम 3, 3 नंबर 27 और 3 दूना 6, कितना आया सर 192। ये क्या 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 192, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 192। अब बताइए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 7:5। तो क्या ये रेशियो 7x और 5x एक्चुअल में रहा होगा, कितना रहा होगा 7x और 5x। तो क्या यहाँ 2 गुणे 7x लंबाई के जगह पे और चौड़ाई के जगह पे क्या लिखोगे 5x बराबर कितना हुआ भाई साहब, सर इस 2 से मैं काट दूं इसको, कितनी बार में 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 नंबर 18 होगा ना भाई, 2 नंबर 18 और कितना होगा 96 होगा, 81 क्यों बता रहे थे 96 होगा ना। अब आप बताइए 7x और 5x क्या 12x हुआ, और 12x की वैल्यू 96 तो x की वैल्यू 8 होगा या नहीं। पूछा गया था क्या कि जमीन की लंबाई बताओ, क्या लंबाई इसमें 7x है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई कितनी है 7x, जब x की वैल्यू 8 तो 7x की वैल्यू क्या 8 गुणे में 7 होगा या नहीं बताओ, कितना होगा जी 56 सेंटीमीटर या 56 मीटर होगा। क्लियर, इसने क्या क्या दे रखा था उससे हमने क्या क्या निकाला, क्या हर बात को आप समझ पाए हैं। यहाँ से मैंने परिमाप निकाल लिया और परिमाप के बराबर रख दिया, रेशियो दे रखा था परिमाप का लंबाई और चौड़ाई का, वहां से हमें क्या पता चल गया लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन इतना ही नहीं रुकेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई कितना हुआ 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होगा भाई साहब बताओ, 5 को 8 से गुणा कर दिया जाए 40 सेंटीमीटर। लंबाई निकल चुका है, चौड़ाई निकल चुका है, क्या क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या 56 में 40 से गुणा कर देंगे क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अगर ये पूछा जाए तो हम उस तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा। बढ़िया, 2 व्यक्ति पी और की आयु का अनुपात कितना है 5:7। 8 वर्ष पहले पी और की आयु का अनुपात कितना था 7:13। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 8 वर्ष पहले अनुपात कितना था भाई साहब ये बता दो। सर 7 और 13, यही था ना 7 और 13। तो क्या रियल एज 7x और 13x था या नहीं पहले 8 वर्ष पहले। इस समय आने के लिए क्या दोनों लोग 8-8 साल बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही बढ़े, 8 साल ए भी बढ़ेगा और 8 साल बी, यहाँ नाम अलग है, 8 साल पी भी बढ़ेगा और 8 साल क्यू भी बढ़ेगा। तो ये 8 साल पहले 7x का था, तो इस समय क्या 7x + 8 होगा। ये था 13x का, तो क्या 13x + 8 होगा। इनका रेशियो बनाओगे तो क्या कुछ इसी प्रकार से, और ये रेशियो है कितना, आप कहोगे सर 5:7, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाला जा सकता है। बताइए इसको इधर गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49x + 7 बट्ठे 56, बराबर इधर करेंगे तो 13 पचे 65x + 8 पचे 40। सर 65x में से ये माइनस कर दिया जाए, बताइए 65x में से क्या माइनस कर दूं 49, तो ये होगा कितना 16x। अब आप बताओ 56 में से 40 माइनस कर दूं तो 16। तो क्या x बराबर 1 मिला क्या मेरे भाई, x बराबर क्या मिला है 1। x बराबर 1 मिला, इसका मतलब सर ये 7 साल का और ये 13 साल का। ये कब की बात है 8 साल पहले की। तो इस समय क्या ये 8 साल और जोड़ देंगे तो 15 साल का होगा, और इसमें 8 साल और जोड़ दोगे तो ये कितना होगा 21 साल का। पूछा है पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी। आप खुद बता दो क्या 15 वर्ष और 21 वर्ष नहीं होगा, कितना होगा 15 साल और 21 साल। बड़े भाई आगे चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। और कितना क्वेश्चन है, 18 नंबर हो गया ना।
19 और उसके बाद से एक 20, खत्म कहानी। देखिए जरा, पढ़िए जरा। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर लाभ उस वस्तु से 3 गुना प्राप्त होता है जो उसे 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना। आप जरा बताओ, जब कभी भी लाभ होगा क्या क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचने पर होगा? मान कर चलिए 50 में खरीदा, बेचेंगे 60 में, तभी तो फायदा होगा भाई साहब। फायदा होने के लिए हमेशा ज्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे? कम में बेचेंगे। तो सोचो, अगर मैं सीपी की बात करता हूं, सीपी मतलब खरीदा हुआ मूल्य, एक बार मैंने बेचा कितने में? 1800 में। कितने बेचा? 1800। तो फायदा हो गया। फायदा कितना हुआ नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है कि अगर इसी वस्तु को मैं 1350 में बेचूं तो जितना लाभ होगा पहली बार में बेचा था ना, वो 3 गुना होगा इससे। नहीं समझ में आया? कि अभी मैं बेच रहा हूं 1350 में, अभी मान लीजिए 100 रुपये का लाभ हुआ। जब मैं 1850 में बेच रहा था तो लाभ हो रहा था कितना? 3 गुना, यानी 3x का लाभ हो रहा था या नहीं? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1800, triple the profit is obtained than the profit that would have been obtained by selling for rupees 1350। यानी 1350 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ उसका 3 गुना लाभ हुआ तब जब मैंने 1800 रुपये में बेचा। ठीक है भाई? तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? लाभ। तो दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है तो सीपी से ज्यादा में ही बेचेंगे, सीपी से ज्यादा में बेचेंगे। तो अब की बार जो बेचा था वो कितने में बेचा हमने? 1350। यहां पर मानकर चलिए मुझे 100 रुपये का लाभ हुआ, तो यहां पर लाभ क्या 3x का होगा क्वेश्चन के अनुसार? यहां सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, यहां से यहां 1350 में बेचे तो कितने का फायदा हुआ? 100 रुपये का। और जब मैंने 1800 रुपये में बेचा तो यहां से लेकर के यहां तक क्या 3x का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ भाई साहब? 3x। अब आप जरा बताओ, 3x का लाभ, क्या ये 1350 रुपये से 1800 रुपये जाने में क्या यहां पर 2x एक्स्ट्रा हो रहा है या नहीं? बताइए। इसके पहले क्या है? x, तो इसके बाद में क्या होगा? 2x। 2x का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि 1350 से ये चला कहां पर गया? 1800 रुपये। कितना रुपये ज्यादा? कितना रुपये ज्यादा भाई साहब? 1800 में से 1350 माइनस कर लोगे। 1800 में से कितना माइनस करोगे? 1350। कितना होगा बताइए? 450। कितना होगा? 450। क्या यही 2x के बराबर है? 450 किसके बराबर है? 2। तो x बराबर कितना होगा सर? 225। अब जरा सोचो, जरा कोई सामान 1350 में बेचा गया और 225 का फायदा हो रहा है तो खरीदे कितने में होंगे? अगर आप किसी वस्तु को 1350 में बेच रहे हैं और फायदा कितने का लेकर रखा है आपने? 225 का, तो खरीदा कितने में होगा? क्या आप माइनस कर देंगे? किस किस से? 1350 में से माइनस करेंगे 225। बताइए कितना होगा? 1125 रुपये। ये 1125 रुपये क्या इस वस्तु का क्या होगा जी? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया कुछ? बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन। पढ़िएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है, बस 2 मिनट। इसे होमवर्क के लिए छोड़ दूं? 1 घंटे 8 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। इसको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, करना और करके कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अगर सही हुआ आपका आंसर तो मैं आपके आंसर पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।